बात करेंगे। पटना से बड़ी खबर आ रही है, मां और बेटी की हत्या से हड़कंप मच गया है। घटना आलमगंज थाना इलाके के अरफाबाद कॉलोनी की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बेलगाम अपराधियों ने घर के दरवाजे पर पति, पत्नी और बेटी को गोली मार दी। गोली लगने से महिला और उसकी बेटी की जान चली गई, जबकि पति की हालत नाजुक बताई जा रही है। मृतक महालक्ष्मी एनएमसीएच की रिटायर्ड नर्स थी। घायल धनंजय मेहता का एनएमसीएच में इलाज चल रहा है। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पड़ोसी से भी लंबे वक्त से विवाद की बात सामने आ रही है। पुलिस ने घटनास्थल से 7 खोखा और 1 चाकू भी बरामद किया। पुलिस ने एफएसएल की टीम की मदद से इस हत्याकांड की जांच शुरू कर दी है। एसएसपी अवकाश कुमार ने खुद घटनास्थल पर जाकर पूरी स्थिति की जानकारी ली। एसएसपी ने इस हत्याकांड पर कुछ भी कहने से इनकार किया, लेकिन पहली नजर में वो ये मान रहे हैं कि कुछ आपसी विवाद हो सकता है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 गोली मारी गई अलग अलग जगहों पर और मां बेटी की मौत हो गई है। पिता जख्मी बताया जा रहा है। खोखा और चाकू घटनास्थल से बरामद हुआ है और पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। मौके पर आपको एसएसपी अवकाश कुमार खुद नजर आ रहे होंगे, जो इस पूरी घटना को लेकर जानकारी जुटाने में जुटे हुए हैं। नहीं अभी सीधे गोली मार दिया आया के। हमको तो यही जानकारी मिला कि घर में गोली चली है। हम तो रहते हैं अलग, ये लोग रहते हैं यहाँ। हम रहते हैं सिटी बाईपास थाने में, ये लोग है आलमगंज थाने में। बस इतना ही मिला, न्यूज़ दौड़े हुए चले आ रहे। जो बेटा है को मारा, जो अभी जीवित है, और पुत्रो और पोती डेथ है। क्या नाम था? महालक्ष्मी देवी, यहीं की स्टाफ थी। तत्काल जो है पुलिस, एफएसएल की टीम और जो भी वैज्ञानिक जो है जांच है वो कर रही है, और जैसे ही सूचना मिलेगी आप लोग को सारा विस्तार से सभी चीज विस्तार से आप लोग को बताया जाएगा। सूचना संकलन कर सब कुछ अभी जांच चल रही है। जांच के बाद विस्तार से सभी चीज बताया जाएगा विस्तार से। राजधानी पटना में अपराधियों ने सोमवार को एक बार फिर से तांडव मचाया है और पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र के अफराबाद इलाके की घटना है, जहां पर एनएमसीएच में रिटायर्ड नर्स और उनकी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यही वो मकान है जहां पर अपराधियों ने तांडव मचाया है और घटनास्थल पर अभी भी आप देख सकते हैं एक बड़ा सा चाकू है और सफाई करने वाले झाड़ू जो है और दूसरे सामान जो है यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। जाहिर सी बात है एक बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम देकर सनसनी फैला दी है। जो रिटायर्ड नर्स हैं उनके पति को भी गोली मारी गई है। हालांकि उन्हें एनएमसीएच में एडमिट कराया गया है। वो यह नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी किसी से पर्सनल एनमिटी थी या क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुँच गए हैं। पटना के एसएसपी समेत तमाम जो सीनियर ऑफिसर हैं वो पहुँच गए हैं और इस मामले में पटना के एसएसपी क्या जानकारी दे रहे हैं, हम जानकारी ले लेते हैं इस बारे में कि उनका क्या कहना है। क्या फाइंडिंग्स रही है, क्यों गोली मारी गई है? देखिए, सुबह 9:30 बजे 9:15 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई आलमगंज थाना क्षेत्र में हत्या कारित करने की। तत्काल यहां पर सभी पदाधिकारीगण आए, एफएसएल की टीम भी आई, इसमें जांच करके ले गई है। घटनास्थल से 5 खोखे बरामद हुए हैं अभी तक, और 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और एक अभी इलाजरत हैं, खतरे से बाहर हैं, बट अभी बयान देने की स्थिति में नहीं, बयान अभी उनका नहीं हो पाया है। जो प्रथम दृष्टया हम लोग को इन्वेस्टिगेशन हुआ, एक मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात अपराधी दिख रहे हैं जो हेलमेट पहने हुए हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सभी बिंदुओं पे, सभी पहलुओं पे। जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं तब तक घटना का कारण नहीं हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे, या फिर जो इलाजरत व्यक्ति हैं वो कोई स्टेटमेंट देते हैं। वो बता नहीं पा रहे हैं किसी से पर्सनल एनमिटी है, तो क्या ये प्रोफेशनल क्राइम है? प्रोफेशनल क्राइम नहीं लग रहा है अभी तक ऐसा, मतलब जो बैकग्राउंड है, जो विक्टिम्स हैं उनके बैकग्राउंड को देख के प्रोफेशनल क्राइम अभी तक तो नहीं लग रहा हम लोग को। बट हमने कहा इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आगे जो भी मैटर होगा क्लियर होगा वो हम लोग। थोड़ा इस लोकेलिटी को हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, अगल बगल में सारी दुकानें हैं, व्यावसायिक इलाका है ये, और वहाँ पर अपराधी पहुँचते हैं। हेलमेट पहने हुए थे, यानी उन्होंने अपने चेहरे को ढका हुआ था। बाइक से आते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले में अपराधी जो तांडव मचाते हैं। एफएसएल की टीम जो है वो अपने हिसाब से पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सभी पहलुओं पर एसएसपी जो है दावा कर रहे हैं कि छानबीन की जा रही है और जो फैक्ट्स है वो सामने निकल कर आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर जो ये वारदात है उसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। खासकर लोग अगर अपने घरों में महफूज नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो कहाँ सुरक्षित रहेंगे, एक बड़ा सवाल है। देखना होगा। कई एक बात और है कि यहाँ नशेड़ियों का अड्डा रहता है अगल बगल में,
और उनको हटाने के लिए भी इस फैमिली से डिस्प्यूट हुआ था। सभी जो फैक्ट्स हैं उसको पुलिस खंगालने में जुटी हुई है और देखना होगा पुलिस अंतिम नतीजे पर जब पहुंचती है तो इस हत्याकांड का क्या कुछ क्लू जो है वो निकल कर सामने आता है। लेकिन फिलहाल पटना पुलिस के लिए यह एक बड़ी चुनौती अब भी बनी हुई है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, कल ही पटना पुलिस पूरे शहर में घंटों तलाशी अभियान चलाती है। एसएसपी अपराध में कमी आने का दावा करते हैं और आज सुबह होते होते डबल मर्डर। आखिर पटना पुलिस कर क्या रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पटना में दिन दहाड़े डबल मर्डर पर कई संगीन सवाल उठ रहे हैं। क्या अपराधियों के आगे पस्त हो चुकी है बिहार पुलिस, पटना पुलिस? क्या 9 थानेदारों पर कार्रवाई का भी कोई असर नहीं है? क्या अब भी लापरवाह बनी हुई है पटना पुलिस? ये भी एक बड़ा सवाल है। पटना पुलिस का खुफिया तंत्र फेल हो चुका है। लगातार अपराध के बाद भी क्यों नहीं सुधर रहे हालात, क्यों नहीं बदल रहे हालात? आखिर कब तक एक्शन के बजाय रिएक्शन देती रहेगी पुलिस? और इसी बीच सियासी गलियारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक 12 जून को होगी। अगली बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन की बैठक से जुड़ी हुई 12 जून को अगली बैठक की तारीख निर्धारित रखी गई है। तेजस्वी यादव के आवास पर यह बैठक होनी है और इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, जिसके मद्देनजर ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, 12 जून को कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर प्रदर्शन, बिहार के सभी जिलों में प्रदर्शन होगा। 12 जून को ही पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। कांग्रेस अकेले बिहार भर में रोज नए कार्यक्रम चला रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, 12 जून को कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, रोजगार और पलायन के मुद्दे पर प्रदर्शन होना है और बिहार के सभी जिलों में प्रदर्शन होगा। 12 जून को ही पटना में इंडी गठबंधन की बैठक होनी है। कांग्रेस अकेले बिहार भर में रोज नए कार्यक्रम को चला रही है। और देखिए, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने राज्य में अपराध और शराब के धंधे को लेकर लालू प्रसाद और आरजेडी पर निशाना साधा है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में हो रहे अपराध के पीछे आरजेडी के नेताओं का हाथ है और ये सब लालू प्रसाद के संस्कार की वजह से है। दिलीप जायसवाल ने कहा है कि हम एक राक्षस को खत्म करते हैं, लेकिन लालू प्रसाद के संस्कार और संस्कृति की वजह से बिहार में राक्षस पैदा हो रहे हैं। अपराध और शराब की बात उन्होंने किया था तेजस्वी। कल आपने देखा कि भागलपुर के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष, जिला के अध्यक्ष, शराब का उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। मैंने भागलपुर में कहा कि ये शराब का सारा खेल राष्ट्रीय जनता दल के लोग कर रहे हैं। कल वो स्पष्ट भी हो गया। और अपराध के बारे में भी मैंने कहा कि लालू यादव का ही संस्कार और संस्कृति है जो कि इस बिहार के अंदर आज भी राक्षस के रूप में अपराध फैल रहा है। हम एक अपराधी को समाप्त करते हैं, लेकिन लालू यादव जी का जो संस्कार है वो 100 राक्षस को पैदा कर देता है। और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के राक्षस वाले बयान पर आरजेडी कांग्रेस ने जोरदार पलटवार किया और कहा कि इस बयान के लिए दिलीप जायसवाल को बिहार से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी खुद ही दानवों और राक्षसों की पार्टी हो, जो पार्टी दंगाई हो, वो क्या आदरणीय लालू प्रसाद जी पर सवाल खड़े करेंगे। बीजेपी तो अपने क्षेत्रीय दलों को खाना चाहती है, वो तो खुद ही राक्षस बन करके क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहती है। तो बीजेपी राक्षस पर क्या ज्ञान देगी। आरक्षण प्राप्त व्यक्ति या आरक्षण की जो मांग करता है या जिसको आरक्षण की आवश्यकता है, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये राक्षस है। इस कृत्य के लिए आपको और आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी को संपूर्ण पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचितों से माफी मांगनी चाहिए। और बड़ी खबर सियासी गलियारे से, विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है।
जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने लालू प्रसाद और आरजेडी पर बड़ा आरोप लगा दिया। मोतिहारी में खालिद अनवर ने कहा है कि लालू प्रसाद पार्टी नहीं राजनीतिक गैंग चला रहे हैं और जिसे जब मौका मिलता है पैसा कमाने में लगा रहता है और पैसे लेकर पार्टी में टिकट दिए जाते हैं। का परिवार, लालू जी का परिवार आपस में बहुत ज्यादा जुतम पैदा मची है और जितने बेटे हैं उनकी अलग सोच है, बेटियां हैं उनकी अलग सोच है और सबकी सोच का आधार ये है कि पैसा ज्यादा कैसे कमाएं, चाहे वो सीट बेच करके पैसा कमाना हो, चाहे वो सड़कों को बेच के पैसा कमाना हो या कैसे भी कमाना हो। तो लालू प्रसाद यादव जी ने बांध के रखा हुआ है और जिस तरह से यानी गैंग लोगों का एक यूनिटी होती है वही यूनिटी है वहां पे। हाँ, पॉलिटिकल गैंग है ये। पॉलिटिक्स में तरह तरह के काम के लिए लोग आते हैं। नीतीश कुमार आए ईमानदारी के लिए, बिहार को सजाने के लिए, और लालू प्रसाद यादव जी का परिवार आया बिहार को लूटने के लिए। तो उसको पार्टी का नाम तो नहीं दिया जा सकता, उसको तो गैंग का ही नाम दिया जाएगा। और देखिए, जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर के लालू प्रसाद पर बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। आरजेडी कांग्रेस उल्टे जेडीयू पर सवाल खड़े कर रही है, जबकि बीजेपी जेडीयू महागठबंधन पर हमलावर नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद को लेकर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने जैसे ही बयान दिया, सियासी हलकों में ये चर्चाएं तेज हो गई। जेडीयू को बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है। जेडीयू तो अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी बचाने में लगी हुई है। ये राजद पर क्या बोलेगी? बिहार की जनता का आशीर्वाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ है, गरीबों का बल राष्ट्रीय जनता दल। राजनीति का ये बहुत पुराना ट्रेंड रहा है कि किसी बड़े नेता पर उलूल जुलूल टिप्पणी कर दो और कुछ सुर्खियां बटोर लो। खालिद जी ने यही काम किया है। उनको 30 साल पहले की बात याद है, लालू जी ने ये किया वो नहीं किया। आप अभी विधान पार्षद है ना खालिद जी, पिछले 3 साल का ही काम बता दीजिए, सिर्फ अपनी सरकार का छोड़िए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी या उनका परिवार राजनीति में क्या क्या गुल खिलाता है यह बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। कोई ऐसा सगा नहीं जिसे लालू प्रसाद जी ने ठगा नहीं। नौकरी लेना हो तो पैसा दो, चुनाव में टिकट लेना हो तो पैसा दो, यहां तक कि कारोबार चलाना है तो रंगदारी टैक्स दो। बरसों बरस से राष्ट्रीय जनता दल में कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं उनको टिकट न दे करके किसी अन्य काम में लगे हुए ठेकेदार और धन्ना सेठों को टिकट देने के लिए विख्यात कुख्यात लालू परिवार रही है। लालू परिवार आगामी विधानसभा चुनाव में भी टिकटों का बारा न्यारा करेगी, यह जगजाहिर है। और हाजीपुर से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां महिला बीडीओ 20,000 की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुई है। निगरानी की टीम ने वैशाली के लालगंज प्रखंड कार्यालय में बड़ी कार्रवाई की और प्रखंड के सबसे बड़े अधिकारी यानी बीडीओ नीलम कुमारी को 20,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया है। वीडियो की गिरफ्तारी की खबर जैसे ही सामने आई, प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। प्रखंड कार्यालय पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बताया जा रहा है कि पीएम आवास योजना के लाभार्थी से योजना की किस्त के बदले पैसों की मांग की गई। 20,000 की डिमांड वीडियो ड्राइवर के जरिए कर रही थी और ऐसे में ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 35/2025 दर्ज किया गया है, जिसमें इस कांड के परिवादी मिथिलेश कुमार है ना, पिता स्वर्गीय राजवल्लभ सिंह, करताहा जगदीशपुर के रहने वाले हैं। उनकी पत्नी मधु सिंह है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास के लिए अप्लाई की थी, जिसका 3 किस्त मिलना था। तो पहला किस्त 40,000 रुपये का था, जो कि पैसा मिल चुका था। दूसरा और तीसरा किस्त जो आना था, उसी के एवज में मैडम की ओर से रिश्वत का मांग किया गया था। और इधर मोतिहारी के रक्सौल में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने सघन जांच अभियान को तेज कर दिया है। डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया और एसएसबी के जवान अलर्ट मोड पर नजर आए। जो जानकारी मिल रही है कि नेपाल की ओर कई व्यक्ति संदिग्ध भारत में प्रवेश करना चाहते हैं। बॉर्डर इलाके में संदिग्ध लोगों का मूवमेंट हुआ है। केंद्रीय एजेंसी के इनपुट के आधार पर एसएसबी जवान पूरे मुस्तैदी के साथ जांच करने के बाद ही नेपाली नागरिकों को भारत में प्रवेश दे रहे हैं। आपको बता दें कि हाल के दिनों में भारत नेपाल बॉर्डर पर कनाडा, कोरिया, खालिस्तान, अमेरिकी, फ्रांस के साथ साथ काफी संख्या में विदेशी नागरिक पकड़े गए।
बताता है कि इतने अच्छे ढंग से एसएसबी अपना कार्य कर रही है। हमें यह याद रखना चाहिए कि यासीन भटकल जैसा बड़ा क्रिमिनल भी यहीं पर पकड़ा गया था, और इसलिए यह जो क्षेत्र है यह बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है। और हमारा जो इंटेलिजेंस है, हमारे जो एसएसबी के जवान हैं, वो दिन रात देश की सुरक्षा में यहाँ लगे हुए हैं। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि वह इतने ज़्यादा घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं, और यह बताता है कि वो कितने सक्रिय हैं। और अगली खबर समस्तीपुर से आपको बताएं, जहां उत्पाद विभाग की पुलिस पर घर में घुसकर मारपीट के आरोप लगे हैं। मामला रोसड़ा के गांधी चौक के वार्ड संख्या 22 का है, जहां उत्पाद विभाग की पुलिस पर जबरदस्ती घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगा। महिला सहित 8 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस की कार्रवाई से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर बवाल काटा। पीड़ित का आरोप है कि उत्पाद विभाग की पुलिस सिविल ड्रेस में घर में घुसकर मारपीट कर रही है। हम रात में 11 बजे खा पी के सब सोए हुए थे। उधर से प्रशासन आया, एक्साइज थाना पुलिस था, आके गाली गलौज करने लगा। हम पूछे क्या बात है, कहा शराब बेचता है। शराब खोल लो, दारू अगर ढक्कन में मिल जाएगा शराब के तो आप घरे उड़ा दीजिएगा। इतने में मारना स्टार्ट कर दिया, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया, जिसको हमको गंभीर चोट लगा है पीठ पर पूरे। और किनको मारा आपके घर में? हमको लगा है, हमको मम्मी को लगा है चोट, और 2-3 लेडीज और है उसको भी लगा है चोट। और अगली खबर नवादा से, जहां 6 दिन से गायब शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना रोह थाना के महरावा गांव की है, जहां 6 दिन से गायब मनीष कुमार का शव मिला। मृतक शेखपुरा के गगरी गांव का रहने वाला था। मनीष कुमार के मौसा परमेश्वर महतो की कोई संतान नहीं थी, और ऐसे में उन्होंने मनीष को गोद लिया था। अब उसका शव परिजनों को मिलने के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हत्या से आक्रोशित लोगों ने रोह सियूर रोड को जाम कर विरोध जताया। तो 6 दिन से गायब युवक का आश्रम मिला है। नवादा से ये खबर आपको बता रहे हैं। रोह थाना के महरावा गांव की ये घटना बताई जा रही है। शेखपुरा के गगरी गांव का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। डेड बॉडी उठा के पोस्टमार्टम भिजवाइए, हम जल्दी से करवा देते हैं, उसका दाह संस्कार कीजिए, और फिर आप लोग को जो गांव के हैं। 3 तारीख के परमेश्वर जी का वो लड़का आया था बाहर से, और शाम को यहाँ से घर से निकला रोड पर। आज 6 दिन होने जा रहा है, उसका लाश पैन में देखे कि भिगा हुआ है। लाश पैन में मिला। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। और देखिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों की जानकारी दी। दिल्ली में जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र में पिछले 11 साल की मोदी सरकार के नेतृत्व में कई बड़े बड़े काम हुए जो असंभव लगते थे। ये 11 साल पूरी तरह से जनता को समर्पित रहा, और देश कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी सरकार एक जवाबदेह, असरदार, मजबूत फैसले लेने वाली सरकार है। तो देखिए, आज केंद्र में बीजेपी के 11 साल पूरे हो गए हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी 11 साल की अपनी उपलब्धियों को गिनवा रही है, बता रही है कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार के अंतर्गत क्या कुछ बड़े बदलाव पूरे देश में देखे गए हैं, और इसी के तहत जेपी नड्डा ने भी अपनी बातें रखी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। पिछले 11 वर्षों में जो आर्थिक अनुशासन लाया गया, उसके लिए जो बोल्ड डिसीजंस लिए गए, और उस समय जनता को साथ लेकर के किए गए, ये सारी बखूबियां हमको समझने की आवश्यकता है।
और केंद्र में पीएम मोदी के 11 साल पूरे होने पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के लिए भी ये काल स्वर्णिम रहा है। डबल इंजन की सरकार में पीएम मोदी ने बिहार को अब तक करीबन 15 लाख करोड़ की आर्थिक सहायता भी दी है, जिससे बिहार का चौतरफा विकास हो रहा है। देखिए, ये स्वर्णिम काल रहा है। बिहार जैसे राज्य में आर्थिक रूप से समृद्ध किया गया और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मदद किया वो स्पष्ट है। आप देख रहे होंगे कि पैकेज देने का काम एनडीए की सरकारों ने किया, चाहे वो अटल जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो। और मोदी जी ने तो पैकेज से बढ़कर अभी तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया। यदि भाजपा की सरकार नहीं होगी और डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तो बिहार का क्या हाल होगा। और केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी जनता को अपनी उपलब्धियां बता रही है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। सृजन जो 16,000 करोड़ डकारे गए, सेंटर होम की घटनाओं ने बिहार को कलंकित किया, उस पर जश्न मना रहे हो। बिहार में बढ़ते अपराध ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया, उस पर जश्न मना रहे हो। और 11 वर्षों के दौरान जिस प्रकार सेवा देश के गरीब कल्याण योजनाएं, किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं सरकार लाई है, तो इससे देश को लाभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कर्जे में नहीं था, बहुत कम था, लेकिन इनके 11 महीने की जो 11 साल की सरकार जो है, इसमें 181 लाख ट्रिलियन जो है सो इनके ऊपर कर्ज है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18।